और बुलेटिन में अब देखते हैं देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। अपना दल एस को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलने के बाद पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज होने वाला है। जॉनप्रिया पटेल, यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके बाद पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उनके दिशा निर्देश पर पार्टी की गतिविधियों को और गति देने के लिए आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना दल एस प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। राज्य स्तरीय दर्जा मिलने के बाद पहली बार अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। अपना दल एस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर तेजी से काम चल रहा है, जिसके लिए पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. And date of poll would be 1st and 5th with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी है, जिसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा। जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम 80 साल से ज्यादा आयु और 40% से ज्यादा दिव्यांग लोग घर पर ही बैलेट पेपर से अपना वोट दे पाएंगे। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 नवंबर तक नामांकन भरने का आखिरी दिन है, जबकि 17 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की जांच के दौरान जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। गुलाबी जूते के तलवे में हरे हरे डॉलर, लाल साड़ी में डॉलर की हरियाली। बस देखते जाइए कैसे करीने से डॉलर की तह लगाकर छुपाया गया है। जूतों और साड़ी से इतने डॉलर निकले कि कोई भी देखे तो उसका मन इन डॉलर्स पर डोल जाए। आपने भी एक साथ इतने यूएस डॉलर्स को शायद ही कभी देखा होगा। तस्वीरें मुंबई हवाई अड्डे की हैं, जहां दुबई जाने वाले एक परिवार के सूटकेस से साड़ी और जूतों से इतने डॉलर बरामद हुए हैं। बंधे ये यूएस डॉलर भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 4.1 करोड़ रुपए के आसपास हैं। दरअसल एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि AIU को इन डॉलर्स के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया। 3 भारतीय यात्रियों के एक परिवार को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें 2 बुजुर्ग यात्री और 1 पुरुष यात्री शामिल हैं। पकड़े गए 3 यात्रियों को गिरफ्तार कर फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच की बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर्स को ले जाने के पीछे आखिर मंशा क्या थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर श्री राम चरण पादुका का पूजन करने के साथ ही श्री राम कर्मभूमि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से श्री राम चरण पादुका की पूजा अर्चना कर श्री राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने करीब 15 मिनट में आरती उतारी और चरण पादुका की पूजा अर्चना की, गंगा जल से आचमन किया और श्री राम चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर भगवान श्री राम से लोक कल्याण की मंगल कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत में साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री राम पर आधारित पुस्तक और गंगा जल भेंट किया। श्री राम कर्मभूमि यात्रा राम जन्मभूमि अयोध्या से होते हुए बिहार के बक्सर तक जाएगी। वहां से यात्रा नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी विधि विधान से श्री राम चरण पादुका की पूजा अर्चना की और नारियल फोड़कर श्री राम चरण पादुका रथ को रवाना किया।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के मंदिर का गर्भगृह बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों के हाथों में दी गई है, जिसका ठेका आर्किटेक्ट जियाउल उस्मानी कंपनी को दिया गया है, जो अयोध्या के लगभग 850 किलोमीटर दूर राजस्थान के मखराना में पत्थरों को तराश रहे हैं और उसे अलग अलग स्वरूप दे रहे हैं। रामलला के मंदिर में 3 फ्लोर होंगे। हर फ्लोर पर 3 तरह के 8 दरवाजे होंगे। पहला मुख्य दरवाजा, फिर अलग अलग दिशाओं में परिक्रमा वाले एरिया में खुलने वाले 3 छोटे दरवाजे होंगे। उसके आगे बाहरी परिसर, जहां लोग जमा हो सकेंगे, जहां 4 दूसरे दरवाजे खुलेंगे। हर दिशा से रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। राजस्थान के मकराना में सभी दरवाजों के लिए नक्काशी की जा रही है। इसमें हम पिलर बना रहे हैं, मंदिर के दरवाजे बना रहे हैं, रामलला का सिंहासन बना रहे हैं और सीलिंग वगैरह बना रहे हैं, देवी देवताओं के गोखले हैं। रामलला का गर्भगृह पूरा संगमरमर का बनाया जा रहा है। ये काम राजस्थान के 4 वेंडर्स के पास है, जिनमें गजब का तालमेल है। मकराना की अलग अलग कार्यशालाओं से अब तक 7000 घन फुट तैयार पत्थर अयोध्या भेजे जा चुके हैं। कन्नौज में बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। सुबह सुबह मानीमऊ रेलवे स्टेशन के पास गुजर रहे लोगों की नजर जैसे ही रेल की पटरी पर पड़ी तो उनके होश हो गए। रेल की पटरी है, लेकिन इसमें तकरीबन 1 इंच का फासला है। इस 1 इंच के फासले से कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। तस्वीरें कन्नौज के मानीमऊ हाल्ट स्टेशन के पास तिखवा गांव की हैं, जहां सुबह सुबह अचानक कानपुर कन्नौज रेलवे ट्रैक की पटरी का जोड़ खुल गया। इससे 2 पटरियां एक दूसरे से अलग हो गई। इस बात का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने रेल के इन दोनों हिस्सों को देखा। संभावित खतरे से लोग सहम गए। आनन फानन रेल पटरी का जोड़ खोलने की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मरम्मत के लिए रेलकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक पटरी की मरम्मत की गई, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों अलग हुई पटरियों को जोड़ा गया और यातायात चालू कराया गया। इस दौरान काफी देर तक रेल यातायात प्रभावित रहा। कन्नौज से फर्रुखाबाद कासगंज जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। अवैध खनन से जुड़ा माफिया है वो बड़े बेखौफ घूम रहे हैं। उसकी बानगी एक तस्वीर से आप समझेंगे जो जालौन से आई है। चेकिंग के दौरान एक ARTO बाल बच गया। पुलिस वालों के बीच खड़े ये जालौन के ARTO विनय पांडे हैं, जिनकी गाड़ी को अवैध मोरंग लेकर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर ने धक्का मारने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ARTO को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोरंग लदे कुछ ओवरलोड ट्रक गुजर रहे हैं, जिसके बाद ARTO अपनी टीम के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। जब हमने गाड़ी को आगे अपनी बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल दूंगा, आप लोगों को धक्का मारते हुए टक्कर मारते हुए निकाल दूंगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने रुकने की बजाय ARTO की गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश की। तो थोड़ा उससे आगे बढ़ करके एक ट्रक को आगे लगवाया और फिर किसी तरीके से जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़ करके एक्सप्रेसवे से भाग गए। जालौन में मोरंग खदानों में खनन का काम शुरू होते ही खनन माफिया बेखौफ हो चुके हैं और पहले भी चेकिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर जानलेवा हमला कर चुके हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान VC आवास के आसपास का इलाका काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दरअसल फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र VC आवास के बाहर तकरीबन 20 दिन से धरने पर बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान VC आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों से हटने की अपील की, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने न उनकी सुनी और वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। ये डंडे के साथ बाद में सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीटकर VC आवास से बाहर कर दिया। मौके पर छात्र और पुलिसकर्मी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें, BHU में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच
इस बीच बुधवार रात आम आदमी पार्टी के यूथ संगठन से जुड़े छात्र काफी उग्र हो गए, जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीटकर बाहर कर दिया। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। इस बार अपराधियों ने टोल के सुपरवाइजर को अपना निशाना बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। दरअसल बीती देर रात हथियारों से लैस बदमाश टोल प्लाजा पर धमकते हैं, वहां ड्यूटी पर तैनात सुपरवाइजर से मारपीट शुरू कर देते हैं। बदमाशों का जब इससे भी मन नहीं भरा तो सुपरवाइजर की गाड़ी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और कार के शीशे तोड़ डाले। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पीड़ित की गाड़ी कैसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सुपरवाइजर की किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित सुपरवाइजर से पूरे मामले की जानकारी ली और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने कैमरे के सामने कोई भी बयान नहीं दिया है। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बिजली के कई खंभे तार समेत हाईवे पर गिर गए। ये हादसा प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ, जब अचानक ही हाईवे के किनारे खड़े एक दो नहीं बल्कि 6 बिजली के खंभे के तार एक साथ ही हाईवे पर गिर पड़े। बिजली के खंभे सड़क पर गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और अचानक खंभे गिरने की वजह से 2 मोटरसाइकिलें खंभे के नीचे दब गईं। बिजली विभाग की इस लापरवाही से नाराज लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। राहगीरों पर बिजली के खंभे गिरने की इस घटना में 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने एहतियात के तौर पर रास्ता बंद करवा दिया, जिसके चलते यातायात काफी देर तक बाधित हो गया। बाद में जेसीबी की मदद से बिजली के खंभों को उठाकर उन्हें सड़क से हटा दिया गया। मौसम में बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश में डेंगू अपना पैर पसारने लगा है और जानलेवा साबित होता जा रहा है। जहां अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, श्रावस्ती जिलों में तो डेंगू की दहशत फैली है। सरकारी आंकड़ों में भले ही फॉगी और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अंबेडकर नगर में तो डेंगू के साथ साथ मलेरिया और एक्यू इंसेफ्लाइटिस भी फैल रहा। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022 से लेकर अभी तक डेंगू के 6,757 मरीज मिल चुके हैं। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोरखपुर में 169 डेंगू पीड़ित पाए गए हैं। कानपुर में अभी तक डेंगू के 163 मरीज मिले हैं, तो बरेली में डेंगू के 190 मरीज हैं। अलीगढ़ में 235 केस, बाराबंकी में 165 डेंगू के मरीज हैं। चित्रकूट में डेंगू मरीजों की संख्या 150 के आसपास है, तो फिरोजाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या 200 के पार कर चुकी है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद की स्थिति खराब है, जहां 2 महीनों में कुल 524 मामले सामने आए हैं। यूपी में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी रखी जाए। उधर प्रयागराज में डेंगू से एक महिला की मौत हो गई। महिला का पति खुद जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट है, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। मृत महिला का पति जिला अस्पताल में ही फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है, जिसका आरोप है कि पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी मांगने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उसे छुट्टी नहीं दी और जिला अस्पताल में पत्नी को भर्ती करवाने को कह दिया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हमारे यहाँ के एक फार्मासिस्ट है विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी बीमार थी और वो छुट्टी के लिए वहाँ पर गए साइटी के पास, उनको छुट्टी नहीं मिला और फिर वो परसों की रात में वो ड्यूटी भी करते रहे, साथ साथ में अपनी पत्नी को यहीं पर एडमिट किए। अपने साथी की पत्नी की मौत की घटना से जिला अस्पताल का स्टाफ नाराज हो गया और अस्पताल के नर्स और स्टाफ तालाबंदी करके प्रदर्शन करने लगे, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि फार्मासिस्ट ने अपनी पत्नी को थोड़ी देर के लिए ही भर्ती करवाया था।
दौरान आपने क्या किया? कभी एक बार देखने आई उस महिला को? रात 12 बजे आए या सुबह चली गई? रात 12 बजे आए। ट्रीटमेंट नहीं किया गया है? हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, उनका इलाज हुआ है। अस्पताल कर्मियों का आरोप है कि उनसे लगातार ड्यूटी करवाई जाती है और एमएस उनकी छुट्टियां मंजूर नहीं करती है, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए डेंगू को लेकर लोगों में घबराहट पैदा कर रही है, क्योंकि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। बेहतर करने के लिए हमने सभी चिकित्सालयों को, सभी चिकित्सकों को जो सरकारी क्षेत्र में हैं, 2 घंटा टेलीमेडिसिन के माध्यम से दवाइयां उनको घर बैठे बताने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि यह टेलीफोन पर मरीज की हालत सीरियस लगती है तो उसको तत्काल अस्पताल में बुलाकर भर्ती करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी डेंगू को लेकर सतर्कता बरते जाने की बात की है और ब्रजेश पाठक के सुर में सुर मिलाते हुए सपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताया है। दरअसल प्रयागराज में मंगलवार को नगर निगम का घेराव किया गया था और नगर निगम पर प्रभावी कदम न उठाए जाने का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि डेंगू को लेकर उठाए गए कदमों से जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। ठंडक बढ़ने के साथ यूपी में प्रदूषण की स्थिति बदतर होती जा रही है, जहां लगभग 1 दर्जन जिलों का AQI 300 के पार है। और दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जिलों की हवा तो बहुत खराब है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आज शाम 4 बजे तक बागपत का AQI 352 रहा, तो गाजियाबाद के लोनी का AQI 427 था। गाजियाबाद के ही इंद्रपुरम का AQI 412 रिकॉर्ड किया गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 437 था, तो नोएडा का AQI पूरे प्रदेश में सबसे खराब यानी कि 452 था। ताजनगरी आगरा का 308 था। मेरठ का AQI 344 था, तो कानपुर का AQI 310 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होने पर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना मानो सिगरेट पीने के बराबर है, जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति में मास्क लगाना कारगर साबित हो सकता है, जिससे प्रदूषण से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस समय ये आबो हवा उन लोगों के लिए बेहद ही खराब है जो लोग इस अस्थमा के मरीज हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो भी घर से बाहर ना निकलें। जिसकी सबसे बड़ी वजह है निगम के बकायेदारों पर करीब 200 करोड़ रुपए का बकाया, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय भी शामिल हैं, जिन्होंने कई सालों से नगर निगम के टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया है। विद्युत निगम सबसे बड़ा बकायेदार है, जिसने 10 साल से टैक्स नहीं दिया है, तो एयरफोर्स, CISF, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, SSP कार्यालय, DM कार्यालय, कोर्ट भवन, CBI अकेडमी जैसे विभागों पर करोड़ों का बिल बकाया है, जिन्हें हर साल 4 नोटिस भेजे जाते हैं। इसके बावजूद टैक्स नहीं जमा किया जाता। नगर निगम के मुताबिक शहर में हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों पर तो कार्रवाई हो जाती है, पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन नगर निगम केंद्र और राज्य सरकार के विभागों पर ये कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ये 200 करोड़ रुपए उनके खजाने में आ जाएगा तो शहर के विकास में कार्य करने के लिए काफी होगा और शहर में विकास कार्य कराया जाएगा। कई बार नोटिस जारी किया है, वह खुद अधिकारी जाकर जो उस विभाग के हेड हैं उन सभी से मिल भी चुके हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।